हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको टॉपिक्स के साथ साथ कुछ ऐसी एग्जाम टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कि जो पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली हमारा टॉपिक आता है वो है सेल इंजरी। तो सेल इंजरी एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और ये मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो इसमें आपको सेल इंजरी की इंट्रोडक्शन, उसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेनी है। और साथ में इसकी जो दो साइकिल्स हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये भी मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सेल इंजरी के बाद में आता है सेकंड टॉपिक सेलुलर एडेप्टेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के बेसिस से। ये आपके 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। और अगर एग्जामिनर आपसे 2 या 1 मार्क्स के अंदर पूछे तो वो इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे हाइपरट्रोफी क्या होता है, तो इनकी मीनिंग पूछ सकता है एग्जाम में। थर्ड आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली हर बार पूछा जाता है। नेक्रोसिस के अंदर आपको इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करना है। फोर्थ है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस भी आपके 2 मार्क्स के हिसाब से एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर आपको इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ लेना है। अपोप्टोसिस के बाद में आता है फिफ्थ टॉपिक डिफरेंस इन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो फ्रेंड्स, जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर किसी भी टॉपिक का अगर डिफरेंस दे रखा है सिलेबस में तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका हाईएस्ट एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो 5 मार्क्स में जो एग्जामिनर होता है वो आपसे डिफरेंस मोस्टली पूछता है। फिर सिक्स्थ टॉपिक आता है आपका गैंग्रेन। गैंग्रेन भी मोस्टली पूछा जाता है। ड्राई गैंग्रेन और वेट गैंग्रेन जो होता है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेज होते हैं ये आपसे पूछा जाता है। सेवन टॉपिक आता है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। ये मोस्टली हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्या क्या पूछ सकता है इन्फ्लामेशन में? तो फर्स्टली पूछ सकता है वो कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी किसी भी जगह पे बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ तो वहाँ पर कौन कौन से साइंस है वो देखने को मिलते हैं। तो ये 5 साइंस होते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इनके पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है। जैसे रेडनेस होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, इन सभी को अच्छे से याद कर लें। फिर आता है सेकंड एक्यूट इन्फ्लामेशन इवेंट्स। तो जो इन्फ्लामेशन होता है ये 2 टाइप का होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो जो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट्स होते हैं, सेलुलर और वेस्कुलर इवेंट्स। तो ये भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो इनको भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। इन्फ्लामेशन में थर्ड क्वेश्चन बन सकता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के अंदर अगर वो एक्यूट नहीं पूछता है तो वो आपसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो जरूर पूछ सकता है। तो इन्फ्लामेशन के अंदर ये 3 ही टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से कवर करने हैं। फिर एट्थ टॉपिक आता है अपना वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली जो एग्जाम के अंदर पूछता है तो वो पूछता है वुंड हीलिंग की क्या प्रोसेस होती है, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस होती है उसको नहीं होने देते या उसे अफेक्ट करते हैं। वुंड हीलिंग के बाद में अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है नियोप्लाजिया। कि नियोप्लेजिया है वो क्या होता है, ये आपसे मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से पूछ सकता है। टेंथ आता है फिर अपना क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो पढ़कर ही जाने हैं। तो इस बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर भी वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। 11 टॉपिक आता है अपना कार्सिनोमा इंसिटू। ये आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जो कि आपके 2 मार्क्स से 5 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रोम्बोसिस और जो एम्बोलिज्म होता है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेज होते हैं। 13 क्वेश्चन आता है ट्रांजुडेट एंड एक्जुडेट। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो ट्रांजुडेट और एक्जुडेट है तो इसका आपको मोस्टली इनकी डेफिनेशन, कौन कौन से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करनी है, और साथ ही साथ इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
इंट्रोडक्शन की यूनिट के बाद में हम हमारी सेकंड यूनिट आती है स्पेशल पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब जानते हैं कि कौन कौन सी डिजीज है जो आपके एग्जाम के बेसिस से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिसमें फर्स्ट आता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम घोंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो टीबी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बन जाता है। चाहे आप एमएसएन कर रहे हो, चाहे आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसके हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बन सकता है। सेकंड है लंग्स एब्सेस, कि लंग एब्सेस क्या होता है, ये भी आपका एक डिजीज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड है लीवर सिरोसिस, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसको आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। फोर्थ है हिपेटाइटिस, यानी लीवर के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। फिफ्थ आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कोई जो आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद में सिक्स्थ पॉइंट आता है, वो है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन या एमआई। एमआई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के बेसिस से। एमआई के बाद में सेवेंथ अपनी डिजीज आती है, वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आपसे मोस्टली पूछा जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद में नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैंसर, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है आपके एग्जाम के बेसिस से। फिर आता है पेप्टिक अल्सर, इसको भी आपको देख के जाना है। फिर आती है टेंथ ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, की ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस है वो क्या होता है, रीनल से रिलेटेड ये एक डिजीज होती है या डिसऑर्डर होता है, इसको भी आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है। फिर एक क्रिप्टोकोरिडिज्म, क्रिप्टोकोरिडिज्म आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डिजीज होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज, तो इसको भी आपको देख के जाना है। फिर आती है ट्वेल्थ अपनी ओस्टियोपोरोसिस, की ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जो ये मोस्टली जो डिजीज होती है, इनके अंदर हम कैसे इनका पैटर्न बनाए, क्या क्या लिखना होता है, तो इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर आपको कोई भी डिजीज है उसे कैसे लिखना है। तो फर्स्टली हमें उस डिजीज का इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे कि कोई भी डिजीज है, जैसे हिपेटाइटिस है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो लीवर है वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता। तो जो हिपेटाइटिस है उसका पूरा सार है वो हमें इंट्रोडक्शन के अंदर लिख देना है। सेकेंड हमें लिखना है उसकी डेफिनेशन। जैसे इंट्रो में हमने हिपेटाइटिस के में लिखा कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन द लीवर, तो वहीं डेफिनेशन में अपने को लिखना है कि इट इज डिफाइंड एज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन द लीवर। फिर आता है थर्ड पॉइंट ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के अंदर हमें इनके कोज लिखने हैं, किसी भी डिजीज के जो आपसे पूछी हुई है कोज वो लिखने हैं जो कि हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर हर डिजीज के ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है पैथोजेनेसिस, कि कोई भी डिजीज है वो बॉडी के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे अकर होती है या कैसे कैसे होती है। इसको आपको फ्लो चार्ट के अंदर बना के आना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको आपका डिजीज करने का जो पैटर्न है वो अच्छा लगे और वो आपको मार्क्स दे दे। अब पैथोजेनेसिस के दो पॉइंट्स आते हैं, वो है ग्रोथ चेंज और माइक्रोस्कोपिक चेंज। तो ग्रोथ चेंज वो चेंज होते हैं जब बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज अकर हो जाती है, तो उससे बॉडी के अंदर मोटे मोटे क्या बदलाव आते हैं। जैसे वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पर नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। और दूसरा आता है कि माइक्रोस्कोपिक चेंज क्या होते हैं, जो हमें ओनली माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलते हैं किसी भी डिजीज के अंदर, वो जब अपन डायग्नोसिस करते हैं उस कंडीशन में ही देख सकते हैं। तो ये दो चेंज हैं, इनको आपको अच्छे से कुछ पॉइंट्स हैं इनके, उनको अच्छे से क्लियर करके जाना है। फिर एट्थ आता है कॉम्प्लिकेशंस, की अगर हम इस डिजीज को ट्रीट नहीं करें तो इससे कौन कौन से इफेक्ट्स है वो बॉडी पर पड़ते हैं, तो उनके बारे में हमें कॉम्प्लिकेशंस के अंदर लिखना होता है। नाइन्थ है डायग्नोसिस, यानी कोई भी डिजीज है उसको कैसे हम पता लगाएं कि ये डिजीज वही है, कैसे फैल रही है, तो इसलिए हम उसके डायग्नोसिस है उसमें हम करते हैं मोस्टली, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो ये हम करते हैं। टेंथ आता है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, कि कोई भी डिजीज है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। 11th पॉइंट में आपको लिखना है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी कैसे हम किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो बॉडी में नहीं फैले। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके हाईएस्ट क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, अगर उसके अंदर कोई डिजीज पूछ लेता है तो आपको इंट्रो या डेफिनेशन में से एक करनी है, और साथ ही आपको जो पैथोजेनेसिस है और ग्रोथ चेंज और माइक्रोस्कोपिक चेंज है, तो इन तीनों को आपको, जैसे आप 5 मार्क्स के अंदर 3 पेज है वो कॉपी के अंदर फिल करके आओगे, तो आपको 1.5 पेज के अंदर तो पैथोजेनेसिस और ग्रोथ चेंज है उन्हें ही करना है, और बाकी पॉइंट्स हैं उनको आप थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दोगे 1-1.5 पेज के अंदर, तो आपका काम हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर वैसे ही आप किसी डिजीज को एग्जाम के अंदर डिस्क्राइब करके आते हैं, तो उससे क्या है कि आपके जो एग्जाम के अंदर नंबर है वो ज़्यादा आने के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो कॉपी होती है आपकी एग्जाम कॉपी, वो बिल्कुल अट्रैक्टिव लगने लग जाती है।
अब आती है आपकी थर्ड यूनिट क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि कुछ टेस्ट होते हैं जो हम किसी भी डिजीज है उसको डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम वो देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के बेसिस से। फर्स्ट आता है यूरिन एग्जामिनेशन, कि जो यूरिन होता है उसको हम कैसे एग्जामिन करते हैं, कैसे डिजीज का पता लगाते हैं। तो यूरिन के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट आता है बेनेडिक्ट टेस्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सेकंड है सीएसएफ एग्जामिनेशन, यानी सीएसएफ है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको हम कैसे एग्जामिन करते हैं। मोस्टली हम ये करते हैं कोई भी बैक्टीरिया है वो अगर बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो उसको जानने के लिए। थर्ड आता है स्पुटम एनालिसिस, जो कि हम टीबी के अंदर करते हैं। तो स्पुटम एनालिसिस से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ है सीमन एग्जामिनेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। फिर आता है एलाइजा टेस्ट, ये मोस्टली आपका पैथोलॉजी के अंदर पूछा तो नहीं जाता पर आपको थोड़ा बहुत इसको देख के जानना है ताकि अगर ये आ जाता है तो आप इसे अच्छे से कर सको। सिक्स्थ आता है बोन मैरो एग्जामिनेशन। सेवेंथ है लिपिड प्रोफाइल। और एट्थ है क्लोटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम। तो ये जो टेस्ट हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के, तो ये जो मोस्टली पूछे जाने वाले टेस्ट हैं वो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें पैथोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे एग्जाम के अंदर लिखना है, कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।